Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड को शांत NaOH के साथ अभिकृत करते हैं। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH और ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन भी है। आपको याद आ रहा होगा कि आपने रिएक्शन पढ़ी थी कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन का ही ये उदाहरण है, कैनिजारो अभिक्रिया। क्या होता है, देखो कैनिजारो अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसपे कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया, बेंजीन के ऊपर लगा दिया, बेंजल्डिहाइड दे रहा है। अब बेंजल्डिहाइड को जरा चेक करो कि इसके ऊपर क्या अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुमको ये समझ में आता है कि फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो होता है ये क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो इधर बना लिया, दो बॉन्ड इसने यहाँ पर बना लिए और एक बॉन्ड इधर कार्बन से बना लिया। देखिए एक बॉन्ड तो इसने इस कार्बन से बनाया, दो बॉन्ड इसने इस कार्बन से बनाए और एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन से बना लिया। टोटल इसने चारों बॉन्ड बना लिए। अब जब चारों बॉन्ड बना लिए तो अब इसके पास बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है। और जब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है मतलब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं, क्योंकि चारों बॉन्ड इसके बन चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो नहीं होगा। अब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और आप उनकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेट बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और यहाँ पर हमने कंसंट्रेट NaOH लिया, तो यहाँ पर इनके दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। तो क्या होगा, तुमको समझ में आ रहा है कि अगर एल्डिहाइड का तुम रिडक्शन करते हो, तो वो चेंज हो जाता है अल्कोहल में, और अगर तुम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो वो चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक मॉलिक्यूल जो होगा वो अल्कोहल बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल ने तो बना दिया क्या, अल्कोहल बना दिया, तो ये हो जाएगा CH2OH। बेंजीन के ऊपर CH2 लगा दिया, रिंग के ऊपर CH2 लगते हैं तो बेंजाइल बोलते हैं, और यानी कि ये वाला कंपाउंड बन गया क्या, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो ये जो होगा वो क्या बन जाता है, बेंजाइल अल्कोहल प्लस। दूसरा वाला बन जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन के ऊपर तुमने क्या लगा दिया, ओइक एसिड, तो बन गया क्या, बेंजोइक एसिड। तो ये बन गया क्या, बेंजोइक एसिड। बट यहाँ रिएक्शन में तुमको दिखाई दे रहा है कि कंसंट्रेट NaOH है और तुमने बना दिया क्या, एसिड बना दिया। तो ये NaOH क्या करेगा, इस एसिड के साथ रिएक्शन करके इसका सॉल्ट बनाएगा। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में तुमको जो है वो NaOH के साथ जो है वो सॉल्ट मिलेगा, यानी कि तुमको सोडियम बेंजोएट मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो तुमको सोडियम बेंजोएट मिलेगा और प्लस बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लिखा है कि इथाइल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिकृत करते हैं। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि CH3 होता है, फिर इसके बाद में CH2 होता है और OH होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ये क्या करता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है जो कि ऑक्सीडेशन का काम करती है। तो ये जो होता है वो एक्चुअल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ कि इसने अल्कोहल को, ये मेरे पास अल्कोहल कौन सा है, तो तुम कहोगे कि सर इस कार्बन से एक कार्बन लगा है, यानी कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में काम करता है तो वो एक स्टेप आगे जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि अल्कोहल जो होगा कहाँ बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। तो यानी कि यहाँ पर कंपाउंड जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा CH3 और CHO। ये बन गया क्या, एसिटेल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर ये जो होगा वो क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये एसिटेल्डिहाइड जो होगा वो फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ में, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, CaOCl2 के साथ। तो अब यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्लोरीनेशन कर देगा। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीनीकरण कर देगा। क्या कर देगा, क्लोरीनीकरण। और यहाँ पर क्या कर दिया था इसने, ऑक्सीकरण। तो ये क्लोरीनीकरण करेगा। तो जब क्लोरीनीकरण करेगा तो एक एक करके तीनों हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हटा देगा और क्लोरीन को जोड़ देगा। तो CCl3CHO हो गया। हम इसको नाम देते हैं क्या, क्लोरल नाम देते हैं। हम इसको क्या नाम देते हैं, क्लोरल नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, क्लोरल बना दिया।
अब क्लोरीन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। देखिए ये जो होगा, जब ब्रेक होगा तो ब्लीचिंग पाउडर ब्रेक होने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो CHCl3 यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो ये बनाता है वो बनाता क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने का भी ये मेथड है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है, यानी डाई एथिल ईथर रिएक्ट विद PCl5। तो देखिए एथिल की अगर आप कोई भी ईथर जो है उसकी रिएक्शन अगर आप क्लोरीनेटिंग एजेंट के साथ कराते हैं, ये एक्चुअल में PCl5 क्या है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब ये कि ये क्लोरीन को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया देता है। ये क्या करता है, क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया देता है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, तो चलो भाई देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, डाई एथिल ईथर लिख दिया। तो C2H5O C2H5 ये मेरे पास डाई एथिल ईथर है, प्लस हमने इसकी रिएक्शन करी किसके साथ में, PCl5 के साथ। अब हम इसको PCl5 के साथ हीट कर रहे हैं। अब हम PCl5 को थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा भाई Cl यहाँ लिख दिया और एक Cl मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। बचा मेरे पास क्या है, तो मेरे पास बचा PCl3। अब मैंने बॉन्ड को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, C2H5Cl बन गया, यहाँ पे C2H5Cl बन गया, यानी कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल तो हो गए किसके, C2H5Cl के, प्लस अब ये क्या बन गया, POCl3, और एक मॉलिक्यूल जो बन गया वो किसका बन गया, POCl3। हम इसको कहेंगे फॉस्फोरिल क्लोराइड, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि डाई एथिल ईथर जो है वो PCl5 के साथ रिएक्शन करके एथिल क्लोराइड बनाता है और POCl3 बनाता है। किसी भी ईथर से एल्काइल हैलाइड बनाने की ये प्रिपरेशन रिएक्शन भी है, मेथड है। अगला क्वेश्चन जो है, ये अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ तो ये एक्चुअल में कई सारी क्वेश्चन बैंक में गलत इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। कह रहा है कि फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल इज हीटेड विद कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। एक्चुअली होता क्या है कि कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये जो है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो फिनॉल होता है वो क्या करता है, वो रिंग, उसमें ऑक्सीजन जो होता है बहुत रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर साइड आई, यहाँ से इधर साइड चली गई, तो अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानी शुरू हो गई। इसकी वजह से रिंग जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और जब रिंग एक्टिव हो जाती है तो फिर रिंग का ऑक्सीकरण आसान हो जाता है। यानी कि जब आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन करने पर ये क्या करता है, ये जो है वो हाइड्रोक्विनोन जो है वो बना देता है। इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है ऑक्सीकरण करने पर। कब, जब कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। इसको रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले फिनॉल में हम मिलाते क्या हैं, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले इसमें मिला दिया क्या, कंसंट्रेट H2SO4। अब ये सल्फोनेशन की रिएक्शन हो गई। अब फिनॉल के क्या होगा, सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण की रिएक्शन हो गई। सल्फोनीकरण, चूंकि ये ज़्यादा सक्रिय ग्रुप है तो ये सक्रिय ग्रुप होने की वजह से ये क्या काम करता है कि फिनॉल जो है वो 2,4 सल्फोनिक एसिड बनाता है। बस में ना, यहाँ पर ये पोजीशन जो है वो कौन सी है, 2 है, और ये वाली पोजीशन कैसी, 4 है। तो 2,4 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, HNO3 मिला देते हैं। तो जैसे हमने कंसंट्रेट HNO3 मिलाया तो कंसंट्रेट HNO3 बहुत क्वांटिटी में NO2+ बनाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, और ये जो है एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में H2SO4 जो होता है वो एसिड की तरह वर्क करता है क्योंकि ये H+ देता है, और ये HNO3 जो है वो बेस की तरह वर्क करता है क्योंकि ये OH- देता है। इसका OH- जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। देख लीजिए जरा, इसको मैं लिखता हूँ HONO2 HNO3 को, और H2SO4 को मैंने लिखा HSO4, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये निकल जाएगा ये इस तरह से,
जब यहाँ से ये निकलेगा तो आप सोचो कि ये OH माइनस निकल गया, और जब ये OH माइनस निकल गया तो यहाँ से क्या होगा, ये NO2 प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर NO2 प्लस बन गया, प्लस H2O बन गया, और प्लस HSO4 माइनस बन जाता है। बात समझे ना, ये NO2 प्लस जो होता है यही रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, यही इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यही अटैक करता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपने सल्फोनेशन कर दिया, SO3H बन गया, 2,4 आपके पास कंपाउंड बन गया, 2,4 सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है ना। और फिर आपने जैसी कंसनट्रेट H2SO4 मिलाया तो कंसनट्रेट HNO3 मिलाया, तो HNO3 कंसनट्रेट होने की वजह से ज़्यादा NO2 प्लस को प्रोड्यूस करता है, और वो NO2 प्लस इसको भी रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर देखिए SO3H इसलिए नहीं आता है क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, यहाँ पर ये इसको रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यहाँ पर ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, इसकी वजह से टूट जाएगा, तो इसका 2,4 कंपाउंड ही बनता है। बट जैसे आप यहाँ पर NO2 प्लस मिलाते हो, जैसे आप HNO3 मिलाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी NO2 आके लगता है, यहाँ पर भी NO2 आके लगता है, और यहाँ पर भी NO2 आके लगता है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, यानी कि ये क्या करता है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बना देता है। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना देता है, जिसको आप TNT कहते हैं, सॉरी जिसको आप TNP कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक्सप्लोसिव होता है, तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है, और इसको आप पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको आप पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। आप इसको क्या नाम देते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। तो ये पिक्रिक एसिड बन जाता है। आप वहाँ पे क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखेंगे तो उन्होंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, जो कि कंसनट्रेट के साथ नहीं बनता है, क्योंकि कंसनट्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा NO2 प्लस को प्रोवाइड कराता है, और OH ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी भेजता है, यहाँ पर भी भेजता है, यहाँ पर भी भेजता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन है, NO2 प्लस, वो यहाँ तीनों जगह लगता है जब एक्सेस में होता है, तो ठीक है ना। और एक्सेस में होने के लिए कंसनट्रेट HNO3 होना बहुत जरूरी है। आपको कंडीशन यहाँ पर दी है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, इस वजह से जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो एक्चुअल में पिक्रिक एसिड बनेगा, ना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको थोड़ा सा करेक्ट करके चलेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि क्यूप्रिक आयन के विलेन में अमोनिया का जलीय विलेन मिलाते हैं। क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन। देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक हैं उनमें इसका सॉल्यूशन जो है वो गलत तरीके से दिखाया गया है, हालांकि प्रोडक्ट उन्होंने एक जगह तो प्रोडक्ट भी गलत बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है, और उस हिसाब से ही आप अगर इसको लिखेंगे तो इसका सही आंसर होगा। होता क्या है कि क्यूप्रिक आयन आपने लिया, तो क्यूप्रिक आयन क्या होता है, Cu2 प्लस होता है, या फिर आपने इसका मान लो सॉल्ट ले लिया, जैसे आपने CuSO4.5H2O ले लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आपके पास में Cu2 प्लस कायदे में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, Cu2 प्लस है, तो आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन लिया। तो जब आपने इसका सॉल्यूशन लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि Cu2 प्लस आयन के फॉर्म में होगा। अमोनिया का जलीय विलेन हम यहाँ पर मिलाते हैं। तो देखिए होता है एक्चुअल में क्या है, होता ये कि जब आप इसके विलेन में, क्यूप्रिक आयन के विलेन में जब आप अमोनिया का जलीय विलेन बनाते हैं, NH3 जब आप मिलाते हैं, तो मिलाने पर यहाँ पर ये क्या करता है कि सबसे पहले कॉपर जो होता है, क्यूप्रिक आयन जो होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि Cu2 प्लस हो जाएगा, और प्लस ये वाटर हो जाएगा, और प्लस आपने क्या किया, अमोनिया मिला दिया। तो ये क्या करेगा, ये जो है वो CuOH होल ट्वाइस का लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है, और प्लस जो होगा वो अमोनियम आयन बन जाएंगे। यहाँ पर इसके भी 2 मोल ले लीजिए, इसके भी 2 मोल ले लीजिए, यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे, तो ये अमोनियम आयन जो होंगे वो बन जाएंगे। अगर मान लो आपने कॉपर सल्फेट लिया तो ये अमोनियम सल्फेट बना देगा। यहाँ पर CuOH होल ट्वाइस का लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाता है, हल्का नीले रंग का अवक्षेप आ जाता है, ठीक है ना, हल्के नीले रंग का अवक्षेप। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि धीरे धीरे देखिए ये अभिक्रिया जो होती है वो एक्चुअल में अमोनिया की सांद्रता पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पर इन्होंने कोई सांद्रता नहीं दी कि अमोनिया कितनी मिलाई गई है। तो हम इस रिएक्शन में ये मान के चलते हैं कि अमोनिया उतनी मिलाई गई कि लास्ट तक का प्रोडक्ट बन जाए जो लास्ट में बनता है। अगर आप अमोनिया को कम मात्रा में मिलाते हैं, कम क्वांटिटी में मिलाते हैं, तो फिर आपको रिएक्शन यहीं तक मिल जाती है, आपको लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट यानी हल्के रंग का क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आपको मिल जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे अमोनिया बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो क्या कर रही है कि अमोनिया यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन को बढ़ा रही है। अमोनिया यहाँ से क्या करता है, H+ आयन देता रहता है और अमोनियम आयन बनाता रहता है और ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता रहता है। जैसे क्यूप्रिक आयन सारा का सारा खत्म हुआ और अमोनिया आपके पास बची है, क्योंकि अमोनिया अधिकता में मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्ट है, तो लास्ट तक हम सोचते हैं तो ये क्या करता है कि फर्दर जो है वो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। कौन, अमोनिया, और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। देखिए ये तो अवक्षेप है, बट यहाँ पर ये जो है वो क्या घुलनशील जो है वो विलयन बना देता है। और ये घुलनशील विलयन जो होता है वो कैसा होता है, गहरे नीले रंग का। ये जो है वो गहरे नीले रंग का विलयन होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, गहरे नीले रंग का जो होगा वो विलयन बन जाता है और इस तरह से ये बन जाता है। अब इसका नाम अगर आप सोचो तो आपको समझ में आ रहा है कि टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड है, ठीक है ना। इसका नाम अगर आप देखें तो ये जो है वो क्या है, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड आयन, ठीक है ना। मान लो अगर यहाँ पर सल्फेट आप ले रहे होते तो यहाँ पर सल्फेट आ जाता। तो इस तरह से गहरे नीले रंग का विलयन बना देता। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह देखेंगे उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, CuH2O होल 6 2+ दिया है और इसकी रिएक्शन करा दी 4NH3 के साथ और इसके साथ में विलयन जो बना दिया है वो बनाया है CuNH3 होल 4 और H2O होल ट्वाइस, ठीक है ना, और +4H2O को अलग कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉपर जो होता है मोस्टली क्या करता है, 4 जो है वो कोऑर्डिनेशन को ज़्यादातर शो करता है, क्यूप्रिक आयन जो होता है, ठीक है। तो 6 को नहीं शो करता है और इस केस में तो नहीं करता है, यहाँ पर जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ही आती है। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो होगा वो ज़्यादा बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और देख के इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमको दिया गया है क्या है, कह रहा है मेथनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है। मेथनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है, यानी कि मेथनॉल रिएक्ट विद अमोनिया। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है, तो भाई CH3OH है और रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, NH3 के साथ। जब आप इसको हीट कर दोगे, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो यहाँ पर ये CH3NH2 बना देता है और +H2O बना लेता है, यानी कि ये जो होगा है वो मेथिल एमीन बना देगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, मेथिल एमीन बन जाएगा, इससे मेथेनॉल से, ठीक है। तो मेथेनॉल से ये मेथिल एमीन बन जाएगा। चलो पहला ये हो गया। अब इसके बाद अगला है प्रोपेनोन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है। प्रोपेनोन रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, ठीक है ना। तो देखिए जरा भाई प्रोपेनोन क्या होता है, तो ये CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, ठीक है ना। प्राइमरी कीटोन यही होता है, क्यों, क्योंकि कीटोन में क्या है, कीटोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O R। अब यहाँ एक कार्बन रखोगे, एक कार्बन ये रखोगे, तो ये शुरुआत का ही कीटोन होता है। अच्छा, अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं हम, कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीकारक से जल्दी प्रभावित नहीं होते, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। बट HNO3 जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये क्या करता है, ये इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ये क्या करता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद में ये वाला कार्बन जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है और ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कीटोन जो होते हैं वो कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। C डबल बॉन्ड O के बगल का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कंपाउंड बन जाता है। तो अब जरा देखो यहाँ पर इस पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये जो C डबल बॉन्ड O था इसने क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मतलब है कि ये CH3COH बन गया। अच्छा, अब ये वाला ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। कितने कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है, तो इसका मतलब है 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, तो SCOH बन जाता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला क्या है, एसिटिक अम्ल है। ये जो है वो कैसा है, एसिटिक अम्ल है, और ये वाला क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है ना। ये जो है वो फॉर्मिक अम्ल है और वो वाला जो है वो क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक। अगर हम यील्ड की बात करते हैं तो मेजर जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है और माइनर जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोपेनोन की यानी कि कीटोन की जब आप सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं
ऑक्सीडाइज होने के बाद में। ठीक, आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है आपको रिएक्शन दी गई कैल्शियम फॉर्मेट की और उसको हीट किया गया, ए बना, और फिर 50% एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन किया तो बी बना और प्लस मेथेनॉल बना। कह रहा है कि अभिक्रिया में ए और बी को पहचानना है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन। देखिए पहली रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो पहली रिएक्शन जो है इसमें क्या हो रहा है, आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये O माइनस है और ये HC डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और यहाँ पर ये Ca2 प्लस और ये इस तरह से बना हुआ है। आपने जैसे इस कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया तो आपको याद आ रहा है कि ये क्या करेगा, CaCO3 बनाएगा। तो यहाँ से इसने क्या किया, CaCO3 जो है वो निकाल दिया और अब बचा क्या देखा, ये बचा HC डबल बॉन्ड O H। इसका मतलब ये HC डबल बॉन्ड O H या फिर ये बन गया क्या SCHO, जिसको आपने नाम दे दिया क्या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ये जो बन गया क्या फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अब आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो, ये कंपाउंड ए है तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो क्या हो गया, ए हो गया। अब आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो 50% एक्वस NaOH के साथ में, 50% जलीय NaOH के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज़ जरा देखो, इस फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, भाई फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कहते हैं। क्रियात्मक समूह मेरे पास में कोई है और इसके बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं क्या अल्फा, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। बट जरा इसमें सोचो, क्या इसमें अल्फा कार्बन है, तो तुम कहोगे सर नहीं। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। कोई भी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आप उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वो चला जाता है कौन सी रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन में। वो जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो कैनिजारो रिएक्शन में चला जाता है। तो अब कैनिजारो में क्या होता है, तो कैनिजारो में इसके 2 अणु हैं और एक अणु का क्या होता है अपचयन। तो भाई एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल। कितने कार्बन है इसमें, इसमें 1 कार्बन है, तो इसका मतलब 1 कार्बन का एल्कोहल बन गया। तो ठीक भाई एल्कोहल दिखा भी रहा है। प्लस दूसरा क्या होगा, तो दूसरा अणु जो होगा वो क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। एक अणु का अपचयन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण होने पर वो क्या बन जाएगा, तो भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो ये SCOH बन जाएगा। बट आपने NaOH लिया हुआ है इसलिए वो क्या करेगा, SCO बना देगा, यानी सोडियम फॉर्मेट बना देगा और प्लस मेथेनॉल बना देगा। तो जो B कंपाउंड होगा वो आपका सोडियम फॉर्मेट होगा, ठीक है ना, और जो A कंपाउंड होगा वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड होगा। इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो B जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, और A जो है वो आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ में गर्म करते हैं। एथेनोइक एसिड इज हीटेड विद P2O5। तो देखो एथेनोइक एसिड क्या होता है, तो भाई 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एथेनोइक एसिड हो गया। आप इसको हीट किसके साथ में कर रहे हो, तो ये कर रहे हो आप P2O5 के साथ हीट कर रहे हो। ठीक है ना, P2O5 का काम क्या है, तो P2O5 जो होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या मतलब, ये जो होता है डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि जल निकालता है। तो ये क्या करेगा, जल के अणु को बाहर निकालेगा। तो जल के अणु को बाहर निकालने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु मिल जाते हैं और 2 अणु मिल गए तो यहाँ से क्या हुआ, जल निकल गया। ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, जल निकल गया। थोड़ा सा मैं इसको जरा खोल दूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने इसको दिखा दिया C डबल बॉन्ड 2 से और यहाँ पर भी मैंने C डबल बॉन्ड 2 से दिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है वो एसिटिक अम्ल के 2 अणु हो गए और इनसे क्या हुआ, जल निकल गया। यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, जल निकल जाएगा। तो अब बनेगा क्या, बनेगा ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 और ये C डबल बॉन्ड 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CH3, ये C डबल बॉन्ड 2 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन। ये बन जाएगा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगला कह रहा है कि एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक एसिड इज हीटेड विद PCl5। तो देखो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COH।
हीट करेंगे किसके साथ में, PCl5 के साथ। तो हमने क्या करा, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी और PCl5 के साथ रिएक्शन करके इसको हीट किया। अब जरा देखते हैं हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर। देखो ये तो मेरे पास Cl हो गया, ठीक है ना, ये तो मेरे पास क्या हो गया, Cl हो गया, और ये हो गया मेरे पास, जरा मैं इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने इसको खोला, CH3C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। अब मैंने यहाँ पर लगाया Cl, यहाँ पर ये हो गया PCl3 और ये Cl, यहाँ से बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। तो भैया ये बन गया क्या, CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस क्या बना, प्लस बना POCl3 प्लस बना क्या POCl3 और प्लस बन गया क्या HCl, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। तो ये एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा और ये जो होगा वो एसिटिक अम्ल बन जाएगा। तो एसिटिक अम्ल की PCl5 के साथ क्रिया करने पर एसिटिल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि क्लोरोफॉर्म को जलीय KOH के विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो चलो भाई देख ले, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है CHCl3। मैं थोड़ा इसको दूसरी तरह से लिख ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि CH और ये हो जाएगा Cl, यहाँ पर Cl और ये Cl हो गया, ठीक है ना। अब रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, आप कर रहे हो एक्वस KOH के साथ में। क्षार है, बेस है, ये क्या करेगा, तीनों क्लोरीन को हटा देगा। तो जब इसने तीनों क्लोरीन को हटाया तो क्या बन गया भाई, तो ये HCOH हो गया, यहाँ पर ये OH हो गया, ये भी OH हो गया। अब एक कार्बन पे अगर 2 OH लगे होते तो भी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हो, रिपल्सन जनरेट करते हैं। और यहाँ पर तो तुमने 3 लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वाटर जो होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से जल निकल जाता है। अब जल निकल गया तो क्या हुआ भाई, चलो जरा देखो, HC और नीचे क्या हो गया, OH। अच्छा जरा ऊपर देखो, तो ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ, अब आधा बॉन्ड ये वाला और आधा बॉन्ड ये वाला, आधा बॉन्ड ये आधा बॉन्ड ये, तो फुल बॉन्ड। तो ये बन गया क्या, ये बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, ये बन गया HCOOH, ये क्या बन गया, SCOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब तुमने रिएक्शन तो कराई KOH के साथ में, तो ये क्या है, बेस है, और ये बना दिया तुमने क्या, एसिड। क्या बना दिया था, फॉर्मिक अम्ल। क्या बना दिया, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल क्या करेगा, KOH के साथ तुरंत अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बना देगा क्या, पोटेशियम फॉर्मेट। यहाँ पर बन गया क्या, पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ पर जब क्लोरोफॉर्म की एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। और क्या बन सकता है, तो देखो यहाँ पर 3 Cl हैं, तो जब 3 Cl हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बन जाएगा 3KCl। तो प्लस बन जाता है क्या, 3KCl बन जाता है, और प्लस जो होगा वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो आपको पोटेशियम फॉर्मेट के 3KCl और जल मिल जाएगा, CHCl3 प्लस एक्वस KOH, और ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। अगला कह रहा है कि एथिल क्लोराइड को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो भाई देखो एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो एथिल का हो गया C2H5, क्लोराइड का Cl, ठीक। अब एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, एक्वस NaOH क्या करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड कराता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने की विधि ये है। तो बट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl। तो आपने बना दिया क्या, एथिल अल्कोहल बना दिया। आपने यहाँ पर जो है वो क्या बना दिया, एथिल अल्कोहल का निर्माण कर दिया। अगला करेंगे, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में गर्म करते हैं। आयोडोबेंजीन क्या है, तो आयोडोबेंजीन जो है वो बेंजीन पे आपने लगा दी क्या, आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, कॉपर के साथ। तो भाई कॉपर के साथ जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसके 2 अणु जो होते हैं वो हीट होते हैं। और आपको याद आ रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो उल्मन्स रिएक्शन है, ठीक है ना। उल्मन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उल्मन रिएक्शन में हम जो आयोडाइड है उसको क्या करते हैं, कॉपर के साथ में हीट करते हैं और बाईफिनाइल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो CuI2 निकल जाएगा, बल्कि यहाँ पर ये 2 लेते हैं तो 2CuI निकलता है, तो 2CuI निकल जाएगा। और यहाँ पर जो होगा वो क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल। इसको हम कहेंगे बाईफिनाइल या फिर डाईफिनाइल, कुछ भी कह सकते हैं। 2 फिनाइल आपने एक साथ लगा दिए, ठीक है ना, तो बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बनता है। और ये जो है वो क्या है, उल्मन रिएक्शन है। 2 फिनाइल आपने एक साथ लगा दिए, इसलिए बाईफिनाइल या डाईफिनाइल ये कहलाता है।
अगला कह रहा है कि प्रोपेन 1 की क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो भैया प्रोपेन 1 है क्या, तो मेरे पास CH3 CH2 और ये CH2, ठीक है, और इसके 1 पोजीशन पे हमने ऑल लगा दिया तो प्रोपेन 1 हो गया। तो मेरे पास जो है वो है प्रोपेन 1, ठीक है ना, मेरे पास है प्रोपेन 1। अब इसकी रिएक्शन आप क्या करा रहे हो, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो बेसिक यानी कि क्षारीय यानी कि एल्कलाइन KMnO4 के साथ। ये क्या है, ये एक्चुअल में ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा, एल्कोहल को चेंज करेगा। अब ये अल्कोहल है कैसा, अल्कोहल जो है तुमको दिखाई दे रहा है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और जब ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो प्रबल ऑक्सीकारक क्या करता है कि 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पर ये भी कार्बन जो होगा वो क्या किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 और ये बन जाएगा COH, ठीक है ना। नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है ना, नाम इसका हो जाएगा क्या, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोपेनोइक अम्ल बन जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करें कि डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करते हैं। डाईएथिल ईथर इज हीटेड विद HI एट 373 केल्विन। देखिए किसी भी ईथर को अगर आप HI के साथ में हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया डाईएथिल ईथर, तो एथिल तो है C2H5O और फिर ये हो गया C2H5, डाईएथिल ईथर हो गया। आप इसकी HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। बात समझे ना, HI की अगर आपने लो क्वांटिटी ली है या जो इक्विवेलेंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी ली है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर H आता है, इधर I आता है। तो ये बन जाता है क्या, C2H5OH बन जाता है और प्लस C2H5I बन जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको अगर नहीं लिखा है तो आपको लास्ट प्रोडक्ट तक जाना है, यानी कि HI आपको एक्सेस में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से HI जो होगा वो यहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद में C2H5I और प्लस H2O बना देगा। कुल मिला के आपको 2 मोल्स जो होंगे वो मिलेंगे C2H5I के और प्लस मिलेगा क्या, H2O मिलेगा। रिएक्शन को आपको लिखना है तो ये लिख दो C2H5O C2H5 और प्लस HI और ये गिव्स करेगा 2C2H5I और प्लस H2O, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अगला करें कि फॉर्मेल्डिहाइड की फेलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं। तो मैंने आपको फेलिंग विलेन के बारे में इससे पहले बताया है, इसी वीडियो में, इसी के पार्ट में, सेकंड पार्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस सीधे सीधे बात करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, SCHO है, और आपको पता है कि फेलिंग सोल्यूशन में जो रिएक्टिंग होता है वो CuO होता है। रिएक्शन जो है वो आप क्या करते हो, बेस के प्रेजेंस में कराते हो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो ये क्या है, ये जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि मॉडरेट ऑक्सीकारक है, मंद ऑक्सीकारक जिसको कह देंगे, मंद ऑक्सीकारक है। और मंद ऑक्सीकारक होने की वजह से एक स्टेप आगे जाएगा, तो क्या होगा, एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। प्लस ये क्या करेगा, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बना देगा, लाल अवक्षेप बना देगा। प्लस अब यहाँ पर जरा देखो, ये तुमने क्या बना दिया, अम्ल, और यहाँ पर क्या था, क्षार था। तो भैया तुरंत क्षार जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा, NaOH जो होगा तुरंत फॉर्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद SCO माइनस और Na+ बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, वाटर मिल जाएगा। तो अब जरा समझो, SCHO की जब आप फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें अभिक्रिया कौन करता है, CuO। अभिक्रिया जो है वो क्षार की उपस्थिति में होती है। फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलता है, तो आपको सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, Cu2O का लाल अवक्षेप मिलेगा और प्लस जल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। अगला है कि एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो देखो एसीटोन क्या है, तो ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अच्छा, विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 है। ये मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि ये जो है वो कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो भैया जब नहीं कर पाएगा तो फिर ये क्या करेगा, तो फिर ये क्लोरीनीकरण का काम करेगा, ये क्लोरीनीकारक होगा, क्लोरीनेटिंग एजेंट होगा। तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CCl3 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा क्या, CH3 बन जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और प्लस यहाँ पर जो क्लोरीन है वो CaCl2 भी बनाता है, यानी कि इसके साथ में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, CaCl2 मिलेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूँकि क्षार है और क्षार फिर से क्या करेगा, इसके साथ में अटैक कर जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया फिर से करता है और अभिक्रिया करने पर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बना देता है क्या है, क्लोरोफॉर्म, CaCl3 बना देता है और प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3CO- या CH3CO होल ट्वाइस और ये Ca बन जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो होगा वो CCl3 बना देगा और प्लस ये जो होगा वो CH3CO होल ट्वाइस और Ca बना देगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हम इसके 2 अणु लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 अणु रहेंगे और ये कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर देगा। तो ये हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म, और इस तरह से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस तथा HI के साथ गर्म करते हैं। देखिए, रेड फास्फोरस और HI के साथ जब आप ये किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो अपने जितने कार्बन उसमें होते हैं उतने कार्बन का वो एल्केन बना देता है। तो चलो भैया, मेरे पास क्या है, एथिल अल्कोहल, तो क्या है, CH3CH2OH है। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो भाई, HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। क्या करेगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो भाई 2 कार्बन का बना दो क्या, एल्केन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन गया, ठीक है ना। और प्लस जो होगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और प्लस ये फास्फोरस जो है वो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करता है या फिर I2 के फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से I2 के फॉर्म में जो होगा ये रिलीज हो जाएगा और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अगला, ये फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है। तो भाई फिनॉल क्या है, तो फिनॉल, फिनाइल पे ऑल लगा दो, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, ठीक है ना। बेंजीन पे हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो बना क्या, फिनाइल, और फिनाइल पे हमने OH लगा दिया तो बन गया क्या, फिनॉल। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक। अब इसका हमने क्या करा, एसिटिलीकरण कर दिया। तो एसिटिलीकरण का मतलब है कि हमने इसमें कोई भी एसिटिल ग्रुप लगाने के लिए एसिटिल क्लोराइड ले लिया और हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, पिरिडीन की प्रेजेंस में। थोड़ा सा स्टूडेंट को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, या आपको समझ में आ रहा है, एनहाइड्रस का मतलब हो गया अजली, AlCl3 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो उस केस में ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होने पर ये CH3CO ग्रुप जो है वो रिंग में लग जाता है। कहाँ पर लगता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थो में और पैरा पे लगता है जाके, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप पिरिडीन यानी बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हो तो फिर इसका क्या होगा, यहाँ से H जो होगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो हटेगा, ठीक है। तो अम्लीय हाइड्रोजन हटेगा और उसके बाद में ये जाके लग जाएगा तो क्या होगा, O, और फिर ये COCH3 लग गया और प्लस निकल क्या जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये क्लोराइड आयन जो होगा, पिरिडीन जो है वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। नाम इसका क्या हो जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा फिनाइल एसीटेट। तो ये फिनाइल जो है एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फिनाइल एसीटेट, ठीक। तो फिनॉल से फिनाइल एसीटेट बन जाता है। अब इसको देखते हैं। इसमें लिखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म किया जाता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड। देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है कि BDC में क्या होता है, बेंजीन, इसके ऊपर हम लगा देते हैं डाइजोनियम और ये क्लोराइड, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हो या इसके जलीय विलयन को हीट कर रहे हो, कुल मिला के आप इसका जल अपघटन कर रहे हो। वास्तव में नहीं, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, जल अपघटन कर रहे हो और या फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ये देखना,
आपको एक बात ये मालूम है कि नाइट्रोजन जो होता है इसमें कैसा होता है, GLG यानी कि गुड लीविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन जो होता है इसमें गुड लीविंग ग्रुप होता है, तुरंत लीव कर जाता है। तो भैया यहाँ से नाइट्रोजन लीव कर गया। अब ये क्लोराइड जो होगा वो क्या करेगा, वो इस H+ के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो बचा हुआ OH है वो यहाँ पर जाके लग जाएगा, यानी कि BDC से फिनॉल बनाने की ये अभिक्रिया है। ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल हम कैसे बनाएंगे, उसकी ये अभिक्रिया हो जाती है। चलिए भाई, अगला कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल को HCl के साथ अभिकृत करते हैं। तो मेथाइल अल्कोहल मतलब एक ही कार्बन है और एक कार्बन का अल्कोहल मेथिल अल्कोहल, और अभिक्रिया करा दी तुमने किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, जल निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा मेथिल क्लोराइड और प्लस बन जाएगा H2O। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। आइए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल के साथ का अभिक्रिया कराई जाती है। एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद एनहाइड्रस एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। क्या क्या कराया जा रहा है भाई, एथिल अल्कोहल लिया जा रहा है। तो एथिल अल्कोहल क्या है, तो C2H5OH किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो, तो निर्जल एसिटिक एसिड के साथ, यानी कि HCOC और CH3 एसिटिक एसिड है। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तुमको याद आ रहा है कि कंसंट्रेशन H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये जल के अणु को अलग करता है, ये जल के अणु को निकालने का काम करता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। ठीक है ना, और ये बन जाएगा तुम्हारा C2H5O और ये हो गया C डबल बॉन्ड CH3, यानी बन गया एथिल और ये एसीटेट। ठीक है, तो एथिल एसीटेट बन जाता है। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट बन गया और प्लस क्या बन गया, प्लस जल बन गया भाई। तो H2O जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अगला बोला है कि क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ, यानी कि सिल्वर पाउडर के साथ में हीट करते हैं। तो भाई क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो CsCl3 है। चांदी क्या है, चांदी Ag है, और क्लोरोफॉर्म के दो अणु के साथ में ये रिएक्शन कर जाता है। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा कि 6AgCl निकल जाते हैं। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, 6AgCl जो होंगे वो निकल जाएंगे और प्लस बचेगा क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एसिटिलीन गैस बन जाएगी। ठीक है ना, एसिटिलीन गैस बन जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। भाई तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो होगा वो क्या होगा, CH, ये एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये, और प्लस 6Ag और प्लस एक क्लोरीन CH, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये निकल गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गए। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो है एसिटेल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ अभिक्रिया गर्म करते हैं। एसिटेल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो भाई एसिटेल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CH3CHO, आयोडीन का क्या है I2, और क्षार मिला दिया तो NaOH हो गई। मतलब ये कुछ रिएक्शन जो है वो कौन सी है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये जो है वो कैसे है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, जहाँ पर आप मिथाइल कीटोन यानी कि CH3C डबल बॉन्डो ग्रुप वाले की रिएक्शन जो है वो क्या करते हैं, हैलोजन और बेसिक मीडियम में हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे और आयोडीन लग जाएगा। तो भाई क्या हो गया, तो ये हो जाएगा CI3 और ये CHO बन गया, और प्लस जो होगा वो क्या होगा, NaI बन जाएगा, और प्लस जो है H2O बन जाएगा। ठीक है ना, हम इसको नाम क्या देंगे, हम इसको नाम देंगे आयोडल। तो ये जो होगा वो क्या होगा, आयोडल बन जाएगा। अब ये आयोडल जो होगा CI3CHO ये क्या करेगा, ये बेसिक मीडियम में ब्रेक हो जाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा, बेसिक मीडियम में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर ये बन गया क्या, आयोडोफॉर्म। तो ये CHI3 बना दिया और प्लस ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में बनेगा, बट बेस की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए यहाँ पर बेस बन जाएगा, मतलब कि सॉल्ट बन जाएगा। ये एसिड बनाएगा, ये देखना ये बनाएगा HCOOH। ठीक है ना, और यहाँ पर बेस है NaOH। तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, सोडियम फॉर्मेट, और मिल जाएगा आयोडोफॉर्म। अगला कह रहा है कि एसीटोन की हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराते हैं।
तो भाई एसीटोन क्या है, तो एसीटोन CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये एसीटोन है। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है, हाइड्रोक्सिल भी लगा दो, ठीक है ना, और अमीन भी लगा दो। तो अमीन तो NH2 है और हाइड्रोक्सिल OH है, तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमीन। जब हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जल निकल जाता है, H2O निकल जाता है। बेस के प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 और ये C और ये हो जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड जो है वो बन गया क्या, NOH। देखना जरा, ये CH3 CH3 ये डबल बॉन्ड और ये हो गया NOH, ठीक है ना। इसको हम ऑक्साइम कहेंगे। क्या लिया था तुमने, एसीटोन लिया था, क्या लिया था, एसीटोन लिया था। तो फिर ये क्या बन गया, एसीटोन ऑक्साइम। तो ये बन जाएगा एसीटोन ऑक्साइम, ठीक है ना। तो एसीटोन ऑक्साइम का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आइए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एसीटल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो एसीटल्डिहाइड की सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव है और उसके साथ रिएक्शन कराना है। तो भाई एसीटल्डिहाइड क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड। सेमी कार्बाजाइड क्या है, H2N और ये हो जाएगा NH और फिर ये CO और ये NH2 लग गया। इसको हम नाम देते हैं क्या, सेमी कार्बाजाइड। अमोनिया डेरिवेटिव है, सेम वही रिएक्शन होगी जैसे अमोनिया के साथ होती है। यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद ये जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया भैया, CH3CH और ये डबल बॉन्ड N हो गया और फिर ये NH और फिर ये CO और ये NH2, ठीक है। अब इसको नाम क्या दे देंगे, तो हम इसको नाम दे देंगे सेमी कार्बाजोन, ठीक है ना। तो हम अभी ये नाम हटा दे रहे हैं और ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये सेमी कार्बाजोन जो है वो बन जाता है और किसका बनेगा, एसीटल्डिहाइड का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एसीटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक, सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजाइड जो है वो सेमी कार्बाजोन बनाता है किसके साथ में, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं और उसके साथ ये सेमी कार्बाजोन बना देते। चलिए भाई ठीक। अगला कह रहा है कि सिल्वर प्रोपियोनेट की Br2CCl4 से क्रिया कराते हैं। तो सिल्वर प्रोपियोनेट क्या है तुम्हारे पास, तो देखो भाई ये तुम्हारे पास हो गया CH3CH2 और CO, ये प्रोपियोनेट हो गया और यहाँ पर माइनस और ये Ag पे क्या लग गया, प्लस, हालांकि कोवलेंट बॉन्ड हल्का हो जाता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप करा किससे रहे हो, Br2CCl4 के साथ। तो देखिए जब Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअल में ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन है। यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगी। पहली बात तो ये निकल गई क्या, CO2 गैस। डिकार्बोक्सिलेशन भी है, ठीक है ना। डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके सॉल्ट से CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ से CO2 निकल गई। अब दूसरा क्या है, AgBr बन जाएगा। तो AgBr का तुमको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, हालांकि लाइट येलो प्रेसिपिटेट होगा इसे, ठीक है ना। तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। प्लस बचा क्या, बचा CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 और Br बचा, ठीक है। तो ये एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। यानी कि सिल्वर प्रोपियोनेट से एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि है, ठीक है ना। Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना, निष्क्रिय विलायक की तरह ये काम करता है और यहाँ पर ये एथिल ब्रोमाइड बनाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का हल्का सा येलो प्रेसिपिटेट आता है और ये CO2 गैस निकल जाती है। अगला कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन के शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया होती है। देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। ये तो देखो ब्रोमोबेंजीन हो गई, अब मैग्नीशियम के साथ अपने अभिक्रिया की किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना देता है। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, MgBr। तो ये जो होगा वो बन जाएगा क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसी को नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसी को नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये ध्यान रखना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है। स्टूडेंट जनरली इसमें क्या करते हैं, आगे हाइड्रोलिसिस करके और फिनॉल बना देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है, मतलब उसके आगे चले जाते हैं। जबकि आपसे सिर्फ यहीं तक के कह रहा है कि भाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया करानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN के साथ करते हैं। तो देखो भैया मेथिल ब्रोमाइड है क्या, तो तुमने बोला कि भाई CH3
Br है और इसकी KCN के साथ रिएक्शन कराई और थोड़ा सा अल्कोहल मिला दिया C2H5OH। यहाँ से क्या होगा, KBr निकल जाएगा और साइनाइड जाके लग जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, CH3CN और प्लस निकल गया क्या, KBr। तो यहाँ पर मेथिल साइनाइड बन जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है वो मेथिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अगला है एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो भैया एथिल ब्रोमाइड है क्या, तो ये C2H5Br है और रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर एसीटेट के साथ, AgOC और ये हो जाएगा क्या, CH3। ये एसीटेट हो गया, ये सिल्वर हो गया। समझ में आ गया कि भाई AgBr जो होगा यहाँ से निकल जाएगा फट से। ठीक है, तो ये बना क्या, तो ये बन गया CH3COO, देखना CH3COO तो ये है और उससे लग गया क्या, C2H5 और प्लस क्या निकल गया, AgBr का आपको हल्का पीले रंग का अवक्षेप आ जाता है, हल्का पीला अवक्षेप। ठीक है ना। क्या बन जाएगा, तो देखो ये एथिल है और ये एसीटेट है, तो नाम इसका हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है ना। इसका मतलब एल्किल हैलाइड से और एस्टर बनाने का ये मेथड है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होगी।